हेलो फ्रेंड्स। आपका माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी बैट के फॉर्म कंप्लीटली भर चुके हैं। तो अब आया है टाइम हमें तैयारी करने का। एग्जाम ही होने वाला है, नवंबर में हो जाएगा। स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में एग्जाम डेट मतलब है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए अभी हम अपनी टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को क्लियर करते रहें। ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो उसके उसकी तरह से हम लोग उसी तरह से अपनी दिन प्रतिदिन तैयारी करते रहेंगे। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं। आज सबसे पहले दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री का। पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी जरूरी बातें थी वो सब बताई थी। आज का टॉपिक है हमारा कौन सा, वैदिक संस्कृत। ठीक है। वैदिक संस्कृत टॉपिक है हमारा। और इसमें हमें क्या करना है, हम वो चीजें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पूरा हमें ग्रंथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर की हिस्ट्री आनी है। आपको सोच लीजिए, इतने सारे टॉपिक दिए गए, 5 नंबर की हिस्ट्री आनी है, तो हमें बहुत बहुत ही नॉर्मल और जनरल चीजें पढ़नी है। ना कि हमें उस पर क्या करना है, यूपीएससी एग्जाम देने नहीं जाना है जो वहां पता चले एक एक लेक्चर को हम 3 3 दिन तक लिए बैठे रहते हैं। ठीक है। तो हमें पढ़ना है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को पढ़ने के लिए सबसे पहले वैदिक संस्कृत पढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ वीडियो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ताकि आप इस क्लास को एंजॉय कर पाए। और इनमें इसमें जो भी आपको महत्वपूर्ण चीजें लग रही हों, तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठे। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो आप समझ सकते हो कि मैं इसको मतलब पेपर के टाइम मुझे इसका रिवीजन करना चाहिए, वो आप वन लाइनर नोट्स तैयार कर लीजिए। जो कि आपके पेपर आने के, जब पेपर आएगा आपका, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट मतलब चीजों को रिवीजन करने का समय रहेगा। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नोट्स कहीं से बनकर नहीं आते हैं, हमें खुद बनाने पड़ते हैं। किसी चीज, कोई एक ग्रंथ है बहुत बड़ा सा, उसको कम करते करते इतना कर लिया है, उसमें से क्या निकालना है ये आप समझ लो। ठीक है। एक दिन हम प्रीवियस पेपर भी इसका लेके आएंगे, तो आप खुद देखिएगा कि मैम टॉपिक क्या पढ़ा रही हैं और उससे बनने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना समय ना गवाते हुए उन चीजों पर विशेष ध्यान दें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं सोचना है कि एक दिन में टॉपिक कैसे खत्म हो गया, कोचिंग में तो सब 15 दिन पढ़ाते हैं, ये वहां तो ऐसे होता। तो वो भी तो ध्यान रखिए कि वो एक हफ्ते में कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपको पर डे एक लेक्चर मिल रहा है। ठीक है। और वन बाय वन करके एक टॉपिक आपका रोज का रोज क्लियर होता रहेगा। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे, उनको करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। आखिर क्वेश्चन जाएगा कहाँ, आएगा तो यहीं से। तो फिर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, लर्न अहेड एकेडमी में बने रहिए। इस पीडीएफ को, ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लिए, वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत भारत में कब आई, कहाँ से आई। ठीक है। तो वैदिक संस्कृत भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है। कैसी है, सबसे पुरानी संस्कृति है। भारत की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। ठीक है। सबसे पुरानी, जितने भी मतलब ग्रंथ है उसमें वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। अगर पूछा जाए वैदिक संस्कृत कैसी है, तो वह भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है। ये इसका टाइम पीरियड क्या है, यह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में विकसित हुई है। कब हुई है, 600 ईसा पूर्व की बीच में की अवधि में विकसित हुई है। ठीक है। फिर वैदिक संस्कृत के बारे में जानकारी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वेद है। वैदिक संस्कृत की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ये वेद है हमारा। ठीक है। कहाँ से हमें वैदिक संस्कृत की जानकारी मिलती है, वेद से। वेदों वेदों में वैदिक लोगों के जीवन, संस्कृति, धर्म और समाज के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है। धर्म और समाज के बारे में जानकारी दी गई है। फिर हमें पढ़ना है कि इस वैदिक संस्कृत को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता। किसमें किसमें, ऋग वैदिक काल में, फिर उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये ऋग वैदिक काल का है। किसको हमने 2 भागों में बांटा है, वैदिक संस्कृत को। अगर पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल जो है वो किसका भाग है, तो वैदिक संस्कृत का भाग है। ना कि वैदिक संस्कृत किसी का भाग नहीं, उसके 2 भाग हैं। कौन कौन से, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। अब ऋग वैदिक काल में हम देखते हैं क्या क्या है।
ऋग्वेद, ये जो टाइम पीरियड है ना इसका, ये नोट कर लीजिएगा कि वैदिक संस्कृति कितने भाग हैं और उनमें पहले भाग का क्या टाइम पीरियड है, दूसरे भाग का क्या टाइम पीरियड है। ऋग वैदिक काल वैदिक संस्कृति का प्रारंभिक काल है। इस काल में वैदिक लोग मुख्य रूप से कहाँ के थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में रहते थे। कहाँ रहते थे, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में रहते थे। अब ऋग वैदिक काल के लोग मतलब क्या, कैसे जीवन यापन अपना करते थे, तो पशुपालन करते थे, कृषि से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। उसके पास धातुओं का ज्ञान और था, मतलब जो उनके पास था वो धातुओं का ज्ञान था। और वे लोहे का उपयोग करते थे, किसका उपयोग करते थे, लोहे का। कुल्हाड़ी वगैरह ये सब किसने बनी है, इसी में आगे इसमें दिया गया है, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज एक सरल समाज था। कैसा समाज था, सरल समाज था। पूछा भी जाएगा ऋग्वैदिक समाज कैसा समाज था, तो सरल स्वभाव का समाज था। इसमें 4 वर्णों का वर्गीकरण था। कौन कौन से 4 वर्ण है, ये तो हम लोगों को पता है। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को पुजारी भी कहते थे, क्या कहते थे, पुजारी होते थे ब्राह्मण, ठीक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण कैसे थे, पुजारी थे। क्षत्रिय क्या बनते थे, राजा और योद्धा बनते थे, ठीक है। वैश्य क्या होते थे, वैश्य व्यापारी और किसान थे, खेती बाड़ी करते थे और व्यापार करते। शूद्र क्या होते थे, मजदूर थे, क्या थे, मजदूर थे, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि जो पहले मतलब 4 वर्णों में बांटा गया उसमें राजा कौन बनता था, पुजारी कौन होता था, वैश्य मतलब व्यापारी कौन होता था, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। उसके बाद हाँ, ऋग्वैदिक धर्म एक बहुवादी धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था, बहुदेववादी धर्म था, ठीक है। वैदिक लोग कई देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम थे। वरुण और सोम थे। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन है, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। या तो ये 4 दे दिए जाएंगे, ठीक है। एक गलत दिया जाएगा तो पूछा जाएगा इसमें से कौन से नहीं थे, या फिर 4 मतलब एक सही दिया जाएगा और 4 गलत दिए जाएंगे। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम थे, ठीक है। वेदों में इन देवताओं को प्रार्थनाएं और भजनों में संबंधित किया गया है, ठीक है, भजनों में संबंधित किया है। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल वैदिक संस्कृति का उत्तरवर्ती काल है। वैदिक संस्कृति का उत्तरवर्ती मतलब उतरता हुआ, ठीक है। इस काल में वैदिक लोग मुख्य रूप से मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में फैल गए हैं। वे कृषि और व्यापार में अधिक उन्नत हो गए। कैसे हो गए, अधिक उन्नत हो गए हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक समाज में ऋग वैदिक समाज की तुलना में अधिक जटिलता थी। उत्तर वैदिक समाज में ऋग वैदिक समाज की तुलना में अधिक जटिलताएं थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हुए और ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया है, ठीक है। उत्तर वैदिक धर्म में भी परिवर्तन हुए। इस काल में एकेश्वरवाद का विकास हुआ। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर को मतलब मानना, ठीक है। ब्रह्म को सर्वोच्च देवता माना गया, ब्रह्मा जी को सर्वोच्च देवता माना जाने लगा। मतलब इंद्र लोगों से ऊपर बढ़ के हो गए थे भगवान भी, बदल गए। अब क्या है, वैदिक संस्कृति ने भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इसने भारतीय भाषा, साहित्य, कला, संगीत और धर्म को आकार दिया, ठीक है, धर्म को आकार दिया। किसने आकार दिया, किसने आकार दिया बताइए, वैदिक संस्कृत ने भारतीय संस्कृत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय भाषा, साहित्य, कला, संगीत और धर्म को आकार दिया, ठीक है। फिर वैदिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली है वेदों की रचना। कौन सी है पहली, वेदों की रचना। इसमें क्या है, वैदिक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वेदों की रचना है, ठीक है। वेदों में वैदिक लोगों के जीवन, संस्कृति, धर्म और समाज के बारे में जानकारी दी गई है। फिर दूसरी विशेषता है धार्मिक विश्वास। मतलब वैदिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, पहली है वेदों की रचना है, फिर धार्मिक विश्वास है। धार्मिक विश्वास में वैदिक संस्कृति एक बहुदेववादी धर्म थी, बहुदेववादी धर्म था, ठीक है। वैदिक लोग कई देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि,
वरुण, सोम थे, अभी ऊपर बताया भी था। फिर तीसरी विशेषता क्या है, सामाजिक व्यवस्था। कौन सी है, सामाजिक व्यवस्था। वैदिक समाज एक 4 वर्णों वाला समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 वर्णों वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र था। फिर है धार्मिक अनुष्ठान, इसमें क्या है, धार्मिक अनुष्ठान। वैदिक लोग यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। फिर चौथी है सांस्कृतिक विकास। क्या है, सांस्कृतिक विकास। वैदिक संस्कृत ने भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने भारतीय भाषा, साहित्य, कला, संगीत और धर्म को आकार दिया। किसने, सांस्कृतिक विकास ने, वैदिक संस्कृत ने भारतीय संस्कृत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने भारतीय भाषा, साहित्य, कला, संगीत और धर्म को आकार दिया है। ठीक है, फिर है वेद, यानी वेदा, वेदा भी कहते थे इनको, क्या कहते हैं, प्राचीन भारतीय सभ्यता के ग्रंथ हैं। क्या है, वेद जो है प्राचीन भारतीय सभ्यता के ग्रंथ हैं। ये संस्कृत में लिखे हैं और इनमें ज्ञान के बहुत से विषयों का समावेश है। वेदों वेदों को 4 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से 4 मुख्य भाग हैं, पहले है ऋग्वेद। वेद के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अर्थवेद। ठीक है, 4 मुख्य भाग हैं। उसके बाद वेदों की रचना के समय रचनाकारों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, मतलब जो उस टाइम के रचना करते हैं उनकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये ग्रंथ 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए हैं। कब से कब लिखे गए हैं वेद, 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए हैं। फिर वेदों में वैदिक लोगों के जीवन, संस्कृति, धर्म और समाज के बारे में जानकारी दी गई है। वेदों में कई देवताओं का उल्लेख है, जिनमें प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम है। वेदों में यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का भी उल्लेख है। ठीक है, मतलब ये जो क्या कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान है, ये बाद में नहीं है, मतलब पहले से भी बने होते थे। फिर है वेदों को भारतीय संस्कृत का आधार माना जाता है। इन्हें भारतीय इतिहास और संस्कृत के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, मतलब भारतीय इतिहास और संस्कृत के अध्ययन के लिए। वेदों को निम्नलिखित तालिका में समझाया गया। ये जो एक बनाई है वेद, फिर क्या है, उसकी कितनी शाखाएं थी, फिर क्या विषय मेन था। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितनी शाखाएं थी, 21 थी। ऋग्वेद में कितनी शाखाएं, पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितनी शाखाएं, तो 21 है। विषय क्या था ऋग्वेद का, देवताओं और प्रकृति की स्तुति, मतलब देवताओं की पूजा करनी है, प्रकृति, जो आजकल हम लोग प्रकृति, पेड़ पौधों की पूजा, पशुओं की, पहाड़ों की, ये सब पूजा ऋग्वेद काल में होती थी, जिन्हें आज हम लोग खोलते चले जा रहे हैं। ठीक है, फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं, कितनी है, 2। यज्ञ और अनुष्ठानों का वर्णन मिला है, किसमें, यजुर्वेद में। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि यज्ञ और अनुष्ठान का वर्णन किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड लेके आई हूँ, बस इसको पढ़ी 2-3 बार सुन लीजिए, ना सुने तो इसे कम से कम एक बार सुनो और फिर ध्यान से इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन बीच बीच में करते रहिएगा, आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर रहेंगे। आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन 5 यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। फिर है सामवेद। सामवेद में क्या है, भजनों और मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में भजनों और मंत्रों का संग्रह है। फिर है अर्थवेद। अर्थवेद में क्या है, अर्थवेद की कितनी शाखाएं हैं, 2। जादू और औषधियों का वर्णन, अगर पूछा जाए कि जादू टोना जैसी बातें कहाँ किस वेद में की गई, तो अर्थवेद में की गई है। ठीक है, वेदों को इस प्रकार समझाया जा सकता है, कैसे, पहले ऋग्वेद को समझ लो। ऋग्वेद में ऋग्वेद को सभी वेदों का सबसे प्राचीन और पवित्र माना जाता है, मतलब 4 वेद हैं उसमें सबसे प्राचीन और पवित्र माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति और प्रकृति के वर्णन के साथ साथ युद्ध और शांति के विषयों पर भी ध्यान दिया जाता, मतलब युद्ध से बचा जाता था। फिर आ जाओ यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद को अनुष्ठान और यज्ञ संबंधित ज्ञान का भंडार माना जाता है, मतलब अनुष्ठान और यज्ञ से संबंधित ज्ञान का भंडार माना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया, क्या किया गया, वर्णन किया गया। ठीक है, फिर आ जाओ सामवेद। सामवेद में क्या होता,
सामवेद को भजनों और मंत्रों का संग्रह माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ विभिन्न अवसरों के लिए प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं भी शामिल हैं। ठीक है, अब आ जाओ अर्थवेद। अर्थवेद में क्या होता है? अर्थवेद को जादू और औषधियों से संबंधित ज्ञान का भंडार माना जाता है। बताया था ना अभी, इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रों और औषधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, वेदों ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। इन ग्रंथों में वर्णित विचार और मूल्य भारतीय समाज में आज भी प्रचलित हैं। वेदों ने भारतीय भाषा, साहित्य, कला, संगीत और धर्म को भी आकार दिया है। ठीक है, वेदों से ही चलते चले आ रहे हैं। वेदों के 6 अंग, कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए शिक्षा, उसका अर्थ क्या है? शिक्षा, वेद पढ़ने और सीखने की विधि। क्या है? वेद पढ़ने और सीखने की विधि। फिर है कल्प, ये हम पता है जब यूपी टेट पढ़ते हैं तो उसमें हमारे क्या नाम है, यूपी टेट में जो संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीजें पूछी जा चुकी हैं जूनियर के एग्जाम में। ठीक है, वेद के अनुष्ठानों और यज्ञों का वर्णन, वेद के अनुष्ठानों और यज्ञों का वर्णन है किसमें? कल्प में। ये क्या है? ये हमारे फिर से देख लीजिए, ये शिक्षा है और ये क्या, ये अंग है वेद के। ये वेद के कितने अंग हैं? क्वेश्चन बनेगा वेद के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, वेद पढ़ने और सिखाने की विधि है। फिर कल्प, कल्प में क्या? वेद के अनुष्ठानों और योगों का वर्णन है। फिर एक व्याकरण, व्याकरण में क्या है? वेद की भाषा और व्याकरण का अध्ययन है। वेद की भाषा और व्याकरण का अध्ययन है। ठीक है, फिर निरुक्त, निरुक्त में क्या है? वेद के शब्दों और अर्थों का अध्ययन, वेद के शब्दों और अर्थों का अध्ययन कराया गया निरुक्त में। फिर छंद, छंद में क्या होता है? वेद के मंत्रों की श्लोक रचना का अध्ययन, वेद के मंत्रों की श्लोक रचना का अध्ययन है। ठीक है, अब फिर है ज्योतिष, लास्ट कौन सा है? ज्योतिष। ज्योतिष में क्या होता है? वेद के आधार पर समय और घटनाओं का अध्ययन किया गया, वेद के आधार पर समय और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये अंग वेद को, वेदों की समझ और अध्ययन की गहराई से बढ़ाते हैं। ये जो 6 अंग हैं वेदों के, ये क्या करते हैं? ये वेदों की समझ और अध्ययन को गहराई से बढ़ाते हैं। वेदों के अध्ययन के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा में क्या होता है? डिटेल से जान लेते हैं थोड़ा सा, बाकी एग्जाम के लिए वही उतना ही जरूरी था। शिक्षा वेद पढ़ने और सीखने की विधि है। इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण, अर्थ और व्याकरण का अध्ययन शामिल है। फिर कल्प में क्या है? कल्प वेद के अनुष्ठानों और यज्ञों का वर्णन है, यज्ञों का वर्णन है। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों और विधियों का उल्लेख है। फिर व्याकरण में, व्याकरण में व्याकरण वेद की भाषा और व्याकरण का अध्ययन है। इसमें वेद के शब्दों के रूप, अर्थ और वाक्य की रचना का अध्ययन शामिल है। ठीक है, फिर है निरुक्त, निरुक्त में क्या है? निरुक्त वेद के शब्दों और अर्थों का अध्ययन है। निरुक्त वेद के शब्दों और अर्थों का अध्ययन है। इसमें वेद के शब्दों के मूल और व्युत्पत्ति का अध्ययन शामिल है निरुक्त में। ठीक है, फिर छंद, छंद वेद के मंत्रों की श्लोक रचना का अध्ययन है। जो गा गा के श्लोक पढ़े जाते हैं ना हवन वगैरह में, वही। इसमें वेद के मंत्रों के श्लोकों के मीटर और लय का अध्ययन शामिल है। मतलब ये नहीं कि हम कोई भी लय, एक जब कभी घर पे आपके हवन वगैरह होता होगा, जब 4-5 पुरोहित यानी कि पंडित जी आते हैं और वो एक साथ जब मंत्र उच्चारण करते हैं ना एक लय में, ऊपर आगे पीछे कोई नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी उनको उन चीजों को ध्यान से सुना करिए जब भी आपको ऐसा मौका मिले। फिर है ज्योतिष, ज्योतिष में ज्योतिष वेद के आधार पर समय और घटनाओं का अध्ययन है। इसमें ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों के अध्ययन के आधार पर भविष्यवाणी करने की विधि है, यानी कि कुंडली। ठीक है, कुंडली देख के भविष्यवाणी और उसके अध्ययन करने की वो है। अब क्या है? 16 संस्कारों को एक टेबल के रूप में, मतलब जो संस्कार हैं वेदों में 16 संस्कार दिए गए, उनके बारे में एक एक लाइन में हम जानते हैं कि क्या मतलब बताया गया है। ठीक है, तो पहला संस्कार कौन सा है? गर्भधान। ठीक है, गर्भ में पल रही संतान में ही संस्कारों की नींव रखी जाती है। क्या रखी जाती है? संस्कारों की नींव रखी जाती है। फिर दूसरा है पुंसवन, गर्भ में पल रही संतान स्वस्थ और शक्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार है। पुंस मतलब वन एक संस्कार है। पुंसवन जो किया था वो क्या होता है? गर्भ में जो संतान पल रही है उसके स्वास्थ्य और शक्ति के लिए किया जाने वाला एक संस्कार है। फिर है सिमंतन। क्या है? सिमंतन, गर्भवती महिला के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाने वाला संस्कार है।
सीमंतन में है गर्भवती महिला के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाने वाला संस्कार है। फिर है जात कर्म। जात कर्म क्या होता है? बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार है। ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बच्चे के जन्म के बाद तुरंत किया जाने वाला संस्कार है। फिर नामकरण। बच्चे को नामकरण करने के लिए, ये जात वाला जो है इसमें मतलब जब बच्चा होता है उसके तुरंत बाद नार कटता है तो वो संस्कार होता है, ठीक है। अब तो ये चीजें नहीं रह गई हैं, हॉस्पिटल में हो जाते हैं, लेकिन इसकी डिटेल जब हम पढ़ेंगे जाके तो उसमें यही निकल के आता है। फिर है नामकरण। बच्चों का नामकरण करने के लिए किया जाने वाला संस्कार नामकरण कहलाता है, ठीक है। ये 9 या 11 दिन में रखा जाता है नाम। बच्चों को पहली बार घर से बाहर ले जाने के लिए किया जाने वाला संस्कार निष्क्रमण। 5 महीने बाद होता है ये, ठीक है। निष्क्रमण बच्चों को पहली बार घर से बाहर ले जाने के लिए किया जाने वाला संस्कार है। फिर अन्नप्राशन। अन्नप्राशन कब होता है? बच्चों को पहली बार ठोस भोजन खिलाने के लिए किया जाने वाला संस्कार। जैसे आपको खीर वगैरह स्टार्टिंग में मीठा खिलाया जाता है बच्चों को पहले 5 से 5.5 मंथ में। फिर एक चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म संस्कार होता है बच्चों के बाल मुंडवाने के लिए किया जाने वाला संस्कार, आज के टाइम का मुंडन। कर्णवेद। कर्णवेद बच्चों के कान छिदवाने के लिए किया जाने वाला संस्कार क्या है? मतलब कर्णवेद जो है कान छिदवाने का संस्कार होता होगा। उपनयन। बच्चों को गुरुकुल में भेजने से पहले किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? उपनयन कहलाता है, ठीक है। फिर वेदारंभ। बच्चों को वेदों का अध्ययन शुरू करने के लिए किया जाने वाला संस्कार है वेद आरंभ। बच्चों को वेदों का अध्ययन शुरू करने के लिए पहले किया जाने वाला संस्कार है, ठीक है। फिर विवाह। दो व्यक्तियों को एक साथी जीवन भर के लिए जोड़ने के लिए किया जाने वाला संस्कार विवाह कहलाता। अग्निहोत्र। क्या है? अग्निहोत्र। अग्नि देवता की पूजा करने के लिए किया जाने वाला संस्कार है अग्निहोत्र, ठीक है। फिर शैशव संस्कार। बच्चे के समग्र विकास के लिए किया जाने वाला संस्कार। उसके बाद वानप्रस्थ। गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने से पहले किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? वानप्रस्थ कहलाता है। फिर संन्यास। सांसारिक जीवन से त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार संन्यास कहलाता है। फिर अंत्येष्टि, यानी कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? अंत्येष्टि। ये संस्कार हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है और जीवन के विभिन्न मोड़ पर किए जाते हैं। वे एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं, ठीक है। आजकल तो मतलब बहुत सारे संस्कार इसमें से कम ही कर दिए गए हैं। एक पहले का ये था कि बच्चा जब जन्म लेता है और मृत्यु तक ये उसके 16 संस्कारों से होकर उसे गुजरना पड़ता था। 5 साल में वो स्कूल जाएगा, ठीक है। 24 या 25 वर्ष में उसकी शादी हो जाएगी। 45 या 50 वर्ष में उसको वानप्रस्थ जाना है। इस तरीके से हर किसी का एक सही टाइम पीरियड था जिसके अकॉर्डिंग लोग चलते थे। आजकल फिलहाल ऐसा कुछ अब बचा नहीं है, जो कुछ है थोड़ा बहुत ही रह गया है। राजा की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारियों और उनके कार्यों को एक टेबल मतलब एक उसमें बनाया गया कि मतलब राजा की सहायता के लिए कौन कौन नियुक्त किए अधिकारी गए, तो उनके क्या नाम थे, उनके क्या कार्य थे, ठीक है। तो अधिकारी और कार्य, तो राजपुरोहित क्या काम करते थे? राजा के दरबार में राजा के धार्मिक कार्यों का निष्पादन करना, यज्ञ हवन करना, राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देना, ठीक है। फिर मंत्री क्या करते थे? राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना, राजा को सलाह देना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ये कार्य किसका था? मंत्री का था। राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना, राजा को सलाह देना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना मंत्री का कार्य होता था। सेनापति ये क्या करते थे? राजा की सेना का नेतृत्व करना, युद्ध में भाग लेना, देश की सुरक्षा करना सेनापति का काम था। न्यायाधीश राजा के नाम पर न्याय करना, कानूनों का पालन करवाना होता था, ठीक है। फिर है कौशिक का क्या कार्य था? राजा के खजाने का प्रभार संभालना, राजस्व संग्रह करना, खर्चों को नियंत्रित करना। एक कोष कहा जाता ना कि कोष से ये चीज निकालना हो सके, गांव में अभी बोला जाता कोष। इसका मतलब जहाँ पे हम अपना भंडार वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं अन्न का, धन दौलत का, तो उसके जो अधिकारी थे उन्हें क्या कहते थे? कौशिक। क्या कहते थे? कौशिक। फिर है अमात्य। अमात्य क्या होते थे? राजा के शाही दरबार का प्रबंधन करना, राजा के अंग तुकों का स्वागत करना, राजा की उपस्थिति में राजकीय कार्यों का संचालन करना।
फिर है दंड नायक। दंड नायक क्या होते थे? राजा के कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना, दंड नायक का कार्य था। फिर दूत। दूत क्या करते थे? राजा के दूतों के रूप में अन्य राज्यों से संपर्क करना, राजनयिक कार्य करना, मतलब आपस में सामंजस्य बनवाने का कार्य करते थे। ठीक है, ये अधिकारी राजा को उसके कार्यों में सहायता करते थे और राजतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छा राज्य चलता था उस राजा का, अगर बेकार है तो वो बेचारे फंसे ही रहते थे उसमें। वैदिक कालीन नदियों को का एक टेबल, मतलब वैदिक कालीन में जो नदियां थी और आज प्राचीन में उनका नाम क्या था और आज क्या नाम है, ये मतलब जानना चाह रहा है। ठीक है, पहले सिंधु नदी थी। सिंधु नदी को क्या कहते हैं? आज भी सिंधु कहते हैं। ठीक है, सरस्वती नदी को क्या कहते हैं? घाघर नदी या घाघर, घाघरा कहते हैं ना, घाघरा नदी वो हो जाएगी। गंगा को आज भी गंगा कहते हैं। यमुना को यमुना ही कहते हैं। असी को अशी ही कहते हैं। सरयू को शरयू कहते हैं। ठीक है, गोमती को गोमती ही कहते हैं। काबुल को काबुल कहते हैं। स्वास्थ्य को स्वात कहने लगे। स्वास्थ्य नदी थी उसको स्वात नदी कहने लगे। विपाशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बहुत पूछी जाती है, व्यास नदी कहते हैं। विपाशा आज की व्यास नदी हो गई। विशिष्टा को झेलम। ठीक है, परशुणी को रावी। ये 3 नदियां इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। फिर है आस्कनी को चेनाब नदी, ये भी आस्कनी को क्या कहते हैं? चेनाब। वैदिक काल में सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। अगर पूछा जाए वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी थी। यह नदी आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच रहती है। सरस्वती नदी भी वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण नदी थी। यह नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है। यह नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई। कौन सी नदी? कौन सी नदी विलीन हो गई? सरस्वती नदी भी वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण नदी थी। यह नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है। गंगा और यमुना नदियां भी वैदिक काल से ही भारत की प्रमुख नदियां हैं। वैदिक कालीन नदियों का समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव था। ये नदियां कृषि, व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण थी। वे धार्मिक सांस्कृतिक महत्वपूर्ण भी रखती थी। ठीक है, अब 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी इसी टॉपिक से बनाए हैं कि मतलब क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर ध्यान देना है। वेदों को कितने भागों में बांटा गया बताइए? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। ऋग्वेद का क्या अर्थ है? देवताओं का ज्ञान, देवताओं की स्तुति, देवताओं की पूजा, देवताओं के मंत्र। अभी पढ़ा था देवताओं की स्तुति। ठीक है, ये भी तो यह भी सबसे प्राचीन और पवित्र वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति, प्रकृति के वर्णन जो ऊपर पढ़ाया था वही है। फिर क्या है इसका? यजुर्वेद का क्या अर्थ है? यजुर्वेद का क्या अर्थ है? तो देखो, यज्ञों का ज्ञान, यज्ञों का वर्णन, यज्ञों की विधि, यज्ञों का महत्व। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि होती है। ठीक है, यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञों की विधि। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों अनुष्ठानों की विधि का वर्णन किया गया है। सामवेद का क्या अर्थ है? सामवेद का क्या अर्थ है? भजनों का गान, भजनों का वर्णन, भजनों का संग्रह और भजनों का महत्व। तो क्या काम है? भजनों का संग्रह। ठीक है, सामवेद का अर्थ है भजनों का संग्रह। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ विभिन्न अवसरों के लिए प्रार्थनाएं भी शामिल हैं। अर्थवेद का क्या है? जादू और औषधियों का ज्ञान, जादू और औषधियों का संग्रह। औषधियों का ज्ञान है, जादू का ज्ञान क्या है? जादू और औषधि, जादू और औषधियों का ज्ञान। ठीक है, जादू और औषधियों का ज्ञान। वेदों के 6 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद या ज्योतिष। कर्म कांड तुमने पढ़ाया ही नहीं, इसे हटा दो। ठीक है, दर्शन भी नहीं पढ़ाया, इसे हटा दो। संगीत भी नहीं पढ़ाया, इसे भी हटा दो। तो हमने क्या क्या पढ़े हैं? कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से हो जाएगा? आ। शिक्षा का क्या अर्थ है? वेद पढ़ने और सीखने की विधि है। वेद के अनुष्ठानों और यज्ञों का वर्णन है। वेद की भाषा व्याकरण का अध्ययन है। वेदों के शब्दों और अर्थों का अध्ययन है। तो वेद पढ़ने और सीखने की विधि है। क्या शिक्षा का अर्थ है? कल्प का क्या अर्थ है? कल्प का क्या अर्थ है? वेद के अनुष्ठानों और यज्ञों का वर्णन, विभिन्न प्रकार के यज्ञों अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों विधियों का उल्लेख, या फिर वेद की भाषा और व्याकरण का अध्ययन, वेद के शब्दों में जुड़े हुए हैं। किसका अध्ययन है इसमें बताइए? तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों अनुष्ठानों के आवश्यक मंत्रों की युक्ति। ठीक है, निरुक्त का अर्थ क्या है? वेद के अनुष्ठान यज्ञों का वर्णन, विभिन्न प्रकार के नहीं, वेद की भाषा व्याकरण का अध्ययन, वेद के शब्दों अर्थों का अध्ययन। सा सॉरी 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 सॉरी
कौन सा सही होगा यहाँ पे? द। वेद के शब्दों और अर्थों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 10, छंद का क्या अर्थ है? छंद का क्या अर्थ है? वेद के अनुष्ठान युगों का वर्णन नहीं, वेद के मंत्रों का उच्चारण और ताल, ठीक है, छंद का अर्थ है। फिर है ज्योतिष का क्या अर्थ है? ज्योतिष का क्या अर्थ है? खगोल, वेद के अनुष्ठानों, ये तो वही है, नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के को नहीं, वेद की भाषा व्याकरण करते नहीं, खगोलीय पिंडों और उनके गति का अध्ययन। क्या है? खगोलीय पिंडों और उसके गति का अध्ययन। वैदिक संस्कृत के प्रमुख तत्व क्या हैं? यज्ञ, देवता और कर्म कांड नहीं, कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म, वेद, उपनिषद और भगवद गीता, सभी विकल्प सही है। वैदिक काल में समाज का मुख्य ढांचा क्या था? कुलीन वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग। तो सबसे क्या है, वैदिक काल में समाज का मुख्य ढांचा क्या था? तो वैश्य वर्ग, क्योंकि ये लोग व्यापार, खेती वगैरह करते थे ना। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? गुरुकुल, आश्रम, मंदिर, विश्वविद्यालय। गुरुकुल। वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? भारतीय संस्कृत का विकास, भारतीय दर्शन का विकास, भारतीय विज्ञान का विकास, यह सभी विकल्प सही है, सारे सही है, ठीक है। उसके बाद आज की ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल लाएंगे नए टॉपिक से, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लाएंगे जो कि परीक्षा में पूछेंगे। फिलहाल ये अभी नहीं लेके आएंगे, अभी टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद एक 1 बाय 1 करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री के जो 4 बार पेपर हो चुके हैं, 2021, 2022 और ये 2023 में होने वाला है, लेकिन 2 मीटिंग में हुए थे तो 4 बार हो चुके हैं, उनमें आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे लेके आएंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी इंग्लिश की क्लास पढ़ने लगी है, सौरभ सर पढ़ा रहे हैं, अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप उनको भी देखा करिए। उसके बाद आपको आज या कल से हिंदी की क्लासेस भी इस पर मिलने लगेंगी। तो प्लीज चैनल को आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पेट एग्जाम के पर डे पढ़ाए जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पीडीएफ रहेंगी। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है, ताकि मैं आपको वहां पे या जो पीडीएफ भेजती हूँ वो आप सभी को मिल सके और उनका रिवीजन कर सकें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा। उसके बाद हम यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं। प्लीज लर्न अहेड एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ते रहिए, ठीक है। तो फिर राधे राधे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।